G20 के डिनर में हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, यहां तक कि हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, केजरीवाल और भगवंत मान शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस को ममता बनर्जी का डिनर में जाना चुभ गया और उसने हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने नई दिल्ली में G20 बैठक के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने के ममता बनर्जी के फैसले पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या इससे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उनका रुख कमजोर नहीं होगा। अधीर रंजन ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया, क्या तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो का कार्यक्रम में भाग लेने का कोई अन्य कारण था। अधीर रंजन के आरोपों पर टीएमसी ने भी पलटवार किया और कहा कि ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन के अस्तित्व में आने के लिए प्रमुख सूत्रधारों में से एक हैं और कांग्रेस नेता को प्रशासनिक दृष्टिकोण से पालन किए जाने वाले कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में उन्हें व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चौधरी ने कहा कि जब कई गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों ने रात्रि भोज में शामिल होने से परहेज किया तो वहीं दीदी एक दिन पहले ही दिल्ली चली गईं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है ऐसी किस बात पर उन्हें इन नेताओं के साथ रात्रि भोज में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को दिल्ली गई थीं, जबकि अगले दिन रात्रि भोज रखा गया था। इस पर चौधरी ने पूछा कि क्या उनके इस अवसर पर शामिल होने के पीछे कोई और कारण है। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने कहा कि हर कोई जानता है कि ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन के सूत्रधारों में से एक हैं और कोई भी उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल नहीं उठा सकता। सेन ने कांग्रेस नेता को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चौधरी ये तय नहीं करेंगे कि राज्य की मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तहत G20 के अवसर पर रात्रि भोज में शामिल होने के लिए कब जाएंगी। भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस और माकपा ने भाजपा के खिलाफ दिल्ली में बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी से हाथ मिलाया, जो टीएमसी के आतंक के शिकार राज्य के लोगों के साथ धोखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। G20 के ऐतिहासिक रूप से सफल होने से कांग्रेस के शशि थरूर गदगद हैं। वजह ये कि दुनिया के सबसे कठिन सवाल का जवाब भारत ने खोज निकाला। यही वजह है कि शशि थरूर मोदी सरकार की सराहना करते नहीं थक रहे। ये बात और है कि थरूर की ये खुशी उनकी पार्टी कांग्रेस के लिए गम का कारण है, जो G20 की सफलता से मुंह चुराकर दूसरी तीसरी बातें कर रही है। कोई कह रहा है कि जानवरों और नागरिकों को विदेशी नेताओं से छिपाया गया, तो किसी ने कहा कि गरीबी को ढक दिया गया, किसी को विकास तैरता नजर आया तो किसी को कुछ और दिखा। लेकिन इस सब से अलग थरूर ने कहा, G20 सदस्यों की नई दिल्ली में घोषणा निसंदेह भारत के लिए कूटनीतिक जीत है। शशि थरूर ने कहा, ये एक अच्छी उपलब्धि है क्योंकि G20 समिट से पहले तक ऐसी उम्मीद थी कि कोई समझौता नहीं होगा, इसलिए संयुक्त बयान जारी करना संभव नहीं हो सकता। G20 के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि औपचारिक रूप से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट घोषणा पर आम सहमति बन गई थी, इसलिए संयुक्त बयान जारी करना संभव नहीं हो सकता। थरूर ने नई दिल्ली घोषणा पर सभी सदस्य देशों को आम सहमति पर लाने के लिए भारत की सराहना की। साथ ही उन्होंने G20 में विपक्ष की अनदेखी को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। G20 में कई देश यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की निंदा करना चाहते थे, तो वहीं रूस और चाइना इस विषय का उल्लेख नहीं करना चाहते थे। थरूर ने कहा कि भारत इस अंतर को पाटने का फॉर्मूला ढूंढने में सक्षम रहा। ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि है, क्योंकि बिना साझा बयान के कोई शिखर सम्मेलन होता है तो इसे हमेशा उस देश के लिए झटका माना जाता है जो इसकी अध्यक्षता कर रहा होता है। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन पर थरूर ने कहा, सरकार ने वास्तव में इसे पीपल्स G20 बना दिया। साथ ही थरूर ने यह भी कहा, बीजेपी ने दुनिया के नेताओं के इस विशाल सम्मेलन को अपने लिए एक उपलब्धि में बदलने की कोशिश की। थरूर ने कहा कि अध्यक्षता के दौरान भारत सरकार ने कुछ ऐसा किया जो पिछले G20 के अध्यक्षों ने नहीं किया था। वास्तव में इसे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बना दिया। 58 शहरों में 200 बैठकें हुई। कुछ मायनों में G20 के संदेश को पूरी जनता तक ले जाने का श्रेय भारत को दिया जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक ओर जहां G20 के लिए सरकार की तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। थरूर ने कहा कि दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाने के लिए जिस तरह से प्रयास किए गए, अफसोस की बात है कि घरेलू मामलों को सुलझाने में सरकार की ओर से सुलह और सहयोग की वैसी भावना नहीं दिखती। उन्होंने कहा, ये दुख की बात है कि G20 में जो समायोजन की भावना दिखी वह भारतीय राजनीति में अनुपस्थित है।
थरूर ने कहा, G20 के किसी भी कार्यक्रम, स्वागत समारोह, रात्रि भोज आदि में विपक्ष के नेता और वास्तव में किसी भी विपक्षी सांसद को आमंत्रित करने में विफल रहना मेरी बात को रेखांकित करती है। कोई भी अन्य लोकतंत्र इस तरह के वैश्विक मंच पर अपने ही सांसदों की इस तरह से उपेक्षा नहीं करेगा। थरूर ने कहा कि अफसोस की बात है कि G20 में समायोजन की जो भावना थी वह भारतीय राजनीति में नहीं है। राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने एक साथ लगाए। पहले तो उसने सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को दिया और साथ ही प्रदेश के जाट वोटर्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जिस नागौर से जीतकर हनुमान बेनीवाल सांसद बने और फिर बीजेपी का साथ छोड़ गए, उन हनुमान बेनीवाल को भी तगड़ा झटका दे दिया गया है, क्योंकि राजस्थान के जाट समुदाय के सबसे प्रतिष्ठित मिर्ध परिवार की ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गईं। नाथुराम मिर्धा की पोती और रामनिवास मिर्धा की बेटी ज्योति मिर्धा कांग्रेस से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन पिछले 2 चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ज्योति मिर्धा को भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने दिल्ली में सदस्यता दिलाई। ज्योति के साथ ही पूर्व आईपीएस अधिकारी और कांग्रेस नेता सवाई सिंह चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुए। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे बड़ा सियासी घटनाक्रम माना जा रहा है। जोधपुर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागौर में जाट समुदाय की बड़ी आबादी है। आजादी के बाद से ही नागौर सीट पर मिर्धा परिवार की पकड़ रही है। नागौर नाथुराम और रामनिवास मिर्धा की कर्मस्थली रही, जो किसी समय जाटों के सबसे बड़े नेता थे। ज्योति 2009 में नागौर से सांसद चुनी गईं। हालांकि 2014 और 19 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि ज्योति मिर्धा अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। ज्योति मिर्धा आरएलपी से सांसद हनुमान बेनीवाल की प्रतिद्वंदी रही हैं। बेनीवाल पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और ज्योति को पराजित किया था। ऐसे समय में भाजपा में शामिल हुई हैं ज्योति, जब बेनीवाल के रिश्ते एनडीए से ठीक नहीं चल रहे। बेनीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं। जाट समुदाय की वोटर्स में मिर्धा परिवार का बहुत सम्मान है। मिर्धा के शामिल होने से बीजेपी का जाट समीकरण मजबूत हो सकता है। पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा हो सकता है। राजस्थान के कुल मतदाताओं में जाटों की बड़ी संख्या है। नागौर की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक 5,25,000 वोटर्स जाट समुदाय से आते हैं। मुस्लिम और एससी वोटर्स की आबादी करीब 3 लाख है, जबकि 1,50,000 राजपूत और 1,50,000 ब्राह्मण हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। G20 के दौरान आयोजित डिनर पार्टी में नीतीश कुमार के शामिल होने पर न तो लालू यादव की पार्टी ने कुछ कहा और न ही कांग्रेस ने, लेकिन विपक्षी गठबंधन में इस बात से खलबली मची हुई है। विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार बने नीतीश कुमार गठबंधन में खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। वजह ये कि कांग्रेस और लालू यादव ने उनको कुछ हासिल नहीं होने दिया। अब नीतीश कुमार ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए इतने पापड़ बेले। पूरे देश में घूमे, सबको मनाया, एक साथ जुटाया और जब मामला जम गया तो किनारे हो गए और कांग्रेस ने गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर कब्जा कर लिया। इस तरह के और भी सवाल हैं जो नीतीश कुमार के मन में चल रहे हैं और इन सब के बीच ही डिनर पार्टी में शामिल होने के उनके फैसले ने सबको चौंका दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तो दावा कर दिया कि बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। जीतन राम मांझी ने कहा कि पटना में जब विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को कहा था कि शादी कीजिए, हम लोग बाराती बनेंगे, उसी दिन हम समझ गए थे कि नीतीश कुमार को भी समझ जाना चाहिए। मांझी ने कहा कि रही सही बातें बेंगलुरु में हो गईं कि पहले ही नीतीश कुमार को वहां से भागना पड़ा। वहीं जब वो मुंबई गए तो उनको आईना दिखा दिया गया। मुख्यमंत्रियों को जैसे ही G20 के भोज में बुलाया गया तो नीतीश कुमार को खिड़की मिल गई। जीतन राम मांझी ने सवाल किया कि नीतीश कुमार को जो बाइडेन से पीएम मोदी परिचय करा रहे थे, इसका क्या औचित्य है? इसका मतलब है नरेंद्र मोदी के दिल में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चल रहा है। इसी बात को हमने कहा कि देखिए आगे आगे क्या होता है। बातचीत के दौरान इस सवाल पर कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, इसके जवाब में मांझी ने कहा कि नीतीश के मन में बात नहीं चलती तो वे पहुंचते ही नहीं, वह जाते ही नहीं। नरेंद्र मोदी का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने नीतीश कुमार का जो बाइडेन से परिचय करवाया। रही बात नीतीश कुमार की, तो इनके पास नरेंद्र मोदी की शरण में जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इस सवाल पर कि अब तो आप एनडीए में हैं, आपके मन में क्या है, नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ जाएं, इस पर मांझी ने कहा कि वो आ जाएंगे या नहीं आएंगे इससे कोई मतलब नहीं।
आ भी जाते हैं तो उससे एनडीए को कोई फायदा नहीं होगा, ये मैं मानता हूं। राहुल गांधी को आगे बढ़ाया जा रहा है और नीतीश कुमार को समझ आ गई है बात, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में फिर से उलटफेर होने वाला है? इस पर मांझी ने कहा कि सीधा और शुरू से कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। उधर तेजस्वी यादव बांह चढ़ा रहे हैं तो नीतीश कुमार जो बाइडेन से मिल रहे हैं। बिहार की राजनीति में भूचाल आना है, समय की बात है कि भूचाल कब आता है। दिल्ली सेवा कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका को देखकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ काफी नाराज हो गए और उन्होंने उस याचिका को खारिज कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे पास पहले से ही एक याचिका लंबित है, हम आप पर जुर्माना लगाएंगे क्योंकि इसमें हमारा समय बर्बाद हुआ। सीजेआई के आदेश में दर्ज किया गया याचिका जीएनसीटीडी सेवा अध्यादेश को चुनौती देती है। वकील ने कहा वह अपनी याचिका दिल्ली सेवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने चुनी हुई सरकार को सेवा का अधिकार दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 19 मई को एक अध्यादेश लाकर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया। दिल्ली सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, अध्यादेश को चुनौती दी। हाल ही में संसद के मॉनसून सत्र में यह अध्यादेश संसद से पारित हो गया। संसद में इस बिल को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल ने तमाम कोशिशें की, लेकिन वे बिल को पारित होने से नहीं रोक पाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अप्रूवल के बाद ये कानून बन गया। अध्यादेश कानून बन गया तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग याचिका को भी दिल्ली सरकार को संशोधित करना पड़ेगा। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपनी याचिका में संशोधन की इजाजत दी थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के इस निर्देश को केंद्र सरकार ने भी स्वीकार किया। कोर्ट ने केंद्र को संशोधित याचिका पर जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट में हालिया दायर याचिका से दिल्ली सरकार का कोई कनेक्शन नहीं है। याचिका किसी निजी संस्था की तरफ से एक वकील ने दायर की थी। चूंकि मामले में पहले से याचिका पेंडिंग है, मामला एक ही है, यही वजह है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ नाराज हो गए और उन्होंने वकील से कहा कि आपने समय बर्बाद किया। निजी संस्था के वकील ने कहा कि वो अपनी याचिका वापस ले रहे हैं, अगर वह चाहें तो फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। विपक्षी गठबंधन में शामिल दल अपने अपने एजेंडे पर चल रहे हैं, न कि सामूहिक एजेंडे पर। डीएमके सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती है। लालू यादव की पार्टी के नेता भी ऐसी ही बात करते हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश में गोधरा जैसी घटना होगी, तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कह डाला कि मोदी सरकार मुंबई को केंद्र शासित राज्य बनाने जा रही है। विपक्षी नेताओं के इन बेसिर पैर वाले बयानों से उनके गठबंधन का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इतना तो साफ है कि बीजेपी के मुकाबले टिक नहीं पाने की बौखलाहट बार बार विवादास्पद बयानों के द्वारा जारी है। उद्धव ठाकरे के अयोध्या को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये पूरा गठबंधन जो पीएम मोदी के खिलाफ है, वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं भगवान राम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उन्हें कुछ सद्बुद्धि दें। ये एक शर्मनाक और अशोभनीय टिप्पणी है, हम इसकी निंदा करते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जलगांव में एक जनसभा के दौरान ये टिप्पणी की थी कि आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। संभावना है कि उद्घाटन के लिए देश भर से बड़ी संख्या में हिंदुओं को बुलाया जाएगा और समारोह खत्म होने के बाद लोगों के लौटने पर वे गोधरा कांड जैसा कुछ कर सकते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 में होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाला साहेब उद्धव ठाकरे के पिता ने क्या सोचा होगा और सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे आज क्या कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग सत्ता के लालच में अपनी विचारधारा भूल गए हैं। जब सनातन धर्म के बारे में इतनी सारी बातें कही गईं, तो राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने एक भी शब्द नहीं कहा। गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या लौट रहे कार सेवकों पर हमला किया गया था। रेल के डिब्बे में आग लगा दी गई थी जिसमें कार सेवक सवार थे। इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे राज्य में दंगे भड़क उठे। नाना पटोले ने कहा कि संसद का सत्र इसलिए बुलाया गया ताकि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। नाना पटोले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न तो कोविड स्पेशल सत्र बुलाया और न ही नोटबंदी और मणिपुर पर उन्होंने कहा कि संसद का सत्र सरकार के मूड के हिसाब से चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सत्र में मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके उसे बाकी महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाए। नाना पटोले ने कहा कि मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है और देश की आर्थिक राजधानी भी है।
उन्होंने कहा कि मुंबई के जो पावर हाउस रहे हैं जैसे एयर इंडिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर और डायमंड मार्केट, उन्हें शहर से बाहर ले जाया जा रहा है। नाना पटोले यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को गुजरात ले जाया जा रहा है। पटोले ने कहा कि सरकार की इस मंशा को पूरा करने में महाविकास अघाड़ी सरकार बाधा बन रही थी, इसलिए केंद्र द्वारा उस सरकार को गिरा दिया गया। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस ने विपक्षी दलों का एक गठबंधन बनाया है, लेकिन जब से गठबंधन बना है किसी मुद्दे पर घटक दलों का सुर ताल नहीं मिल पा रहा। सवाल सीट शेयरिंग का हो या चुनावी मुद्दों का, सवाल G20 की बैठक का हो या फिर कोई और, सारी पार्टियां एकजुट नहीं हो पा रही हैं। लगभग हर मुद्दे पर कांग्रेस की सहमति दूसरे दलों से नहीं बन पा रही, फिर चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बुलाए गए डिनर में शामिल होने का मामला हो या फिर G20 के सफल होने का सवाल। गठबंधन एक साथ खड़ा नहीं दिख रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 सम्मेलन में न्योता नहीं दिए जाने से अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर कर दी। देश हित का ख्याल रखने की बात कहते हुए कांग्रेस ने तय किया जिसको न्योता मिले वो जा सकता है। हालांकि इसके पीछे की वजह थी कि कांग्रेस या गठबंधन को ऐसे समारोह का बहिष्कार करते नहीं दिखना चाहिए, लेकिन हुआ इसके उलट। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बिहार के सीएम नीतीश कुमार डिनर में शामिल हुए। ये सभी मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी और बिहार कांग्रेस ने नीतीश कुमार के G20 की डिनर पार्टी में शामिल होने पर सवाल उठाकर गठबंधन की किरकिरी करा दी। G20 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद थीं। इस पर अधीर रंजन ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि किस बात ने उन्हें इन नेताओं के साथ रात्रि भोज में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने को प्रेरित किया। क्या उनके इस अवसर पर शामिल होने के पीछे कोई और कारण है? उन्होंने ये भी पूछा, क्या इससे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उनका रुख कमजोर नहीं होगा? अधीर रंजन चौधरी के बयान पर टीएमसी ने पलटवार किया। टीएमसी ने कहा कि ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन के अस्तित्व में आने को लेकर शुरुआती अहम सूत्रधारों में से एक हैं और कांग्रेस नेता को प्रशासनिक दृष्टिकोण से पालन किए जाने वाले कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में उन्हें व्याख्यान देने की जरूरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।